राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है बहू इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ। निधि की सास अस्पताल में भर्ती थी। उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था। अस्पताल निधि के मायके के पास में ही था और निधि के घर से काफी दूर पड़ता था। निधि अपने सास की इकलौती बहू थी। अस्पताल और घर के चक्कर लगाने की वजह से निधि को बहुत परेशानी हो रही थी। वह सुबह का नाश्ता बनाकर अपने पति के हाथों अस्पताल भिजवाती थी। उसके बाद घर के सारे काम निपटाती थी। उसके बाद सास का अलग से खाना बनाती थी और उसे लेकर वह खुद अस्पताल जाती थी। क्योंकि उसका पति नाश्ता देकर ऑफिस चला गया होता था और अस्पताल में सास को दोपहर का खाना देने के बाद घर जाकर दोबारा से खाना बनाने का टाइम भी नहीं होता था। बच्चों की छुट्टियां भी इस वक्त होती थी। वह अपने पति को भी लंच नहीं दे पा रही थी और वह सब 2 दिनों से खाना ऑर्डर करके खा रहे थे। दोपहर का खाना बाहर से खाने के बाद वह बच्चों का होमवर्क और बाकी काम करती थी और फिर रात के खाने की तैयारी में जुट जाती थी। शुक्र था कि डॉक्टर ने रोटी सब्जी ही बोली थी, इसलिए उसे 2 तरह के खाने का कोई भी झंझट नहीं था। इसलिए वह आराम से रात का खाना बना लेती थी, लेकिन फिर उसे खाना लेकर अस्पताल भी तो जाना होता था, जहाँ पर उसका पति उसका इंतजार कर रहा होता था, क्योंकि उसका पति अस्पताल में ही रुकता था। तो वह उन्हें खाना देकर वापस से घर आती थी और सुबह फिर उसका पति अस्पताल से घर आता था और नाश्ता लेकर जाता था और उधर से ही ऑफिस चला जाता था। अस्पताल और घर की दूरी बहुत अधिक होने के कारण निधि को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और कोई बाहर का खाना कितने दिन तक खा सकता है। निधि का मायका अस्पताल के बिल्कुल करीब था, तो निधि की माँ ने बोला, तुझे बहुत अधिक परेशानी होती है और तू बाहर का खाना कितने दिनों तक खाएगी? तेरा और दामाद जी का तो तब भी चल जाएगा, पर बच्चों का रोज-रोज बाहर का खाना देना अच्छी बात तो नहीं है। एक काम कर, तू दोपहर में जब सास के लिए खिचड़ी लेकर जाती है, उसके बाद तू अपने घर ना जाकर यहीं पर आ जाया कर और बच्चों के स्कूल बस को भी कुछ दिनों के लिए यहीं पर छोड़ने के लिए बोल दे। तो तू और बच्चे यहीं खाना खा लिया करेंगे और तुझे भी थोड़ा-सा आराम हो जाएगा। मैं बहू से बोलकर दोपहर में तेरे और बच्चों का खाना बनवा दिया करूँगी। इस पर निधि ने बोला, नहीं माँ, भाभी परेशान हो जाएँगी। मैं अपनी परेशानी उनके सिर पर क्यों डालूँ? जैसा चल रहा है चलने दो। आखिर कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। इस पर उसकी माँ ने बोला, पर अपनी सेहत का ख़्याल रखना भी तो बहुत ज़रूरी है। अगर तू ही नहीं ठीक रहेगी, तो फिर बाकी लोगों का ख़्याल कैसे रखेगी? और भाभी क्यों परेशान हो जाएँगी? रोज़ तो खाना बनाती ही हैं। अगर उसमें तेरा और दोनों बच्चों का खाना बढ़ जाता है, तो कौन-सा उसे अलग से मेहनत करनी है? और बर्तन धोने के लिए काम वाली तो है ही। बस थोड़ा-सा खाना ही तो अधिक बनाना है, ऐसी कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तू अब ज़्यादा मत सोच, तुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, इतनी दूर दौड़ा-भागी कर रही है, यहाँ थोड़ा-सा आराम करके आराम से शाम को घर आ जाया कर। माँ के कहने पर निधि दोपहर में अपने मायके पहुँच गई और दोनों बच्चों को भी वहीं बुला लिया। भाभी ने सबका खाना बना दिया था। 1-2 दिन तो भाभी ने खाना बनाकर खिला दिया और तीसरे दिन भाभी ने हल्ला करना शुरू कर दिया। बोला, उनकी सास बीमार हैं, तो भला इसमें मैं क्या करूँ? मैंने उनका कोई ठेका थोड़ी ना लेकर रखा हुआ है। मैं अपने घर के काम करूँ या मैं उनके ससुराल के काम निपटाऊँ? मेरी भी तो कोई अपनी ज़िंदगी है। आपकी बेटी है, आप जानिए। मेरे से उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं इतना काम करूँगी। यह सब बातें भाभी ने निधि के सामने ही बोली थी। निधि को तो बहुत बुरा लग रहा था। उसने माँ से बोला, माँ भाभी ठीक ही तो कह रही हैं, मैं मेरे घर से ही आ जाऊँगी और काम भी कर लूँगी। बस 2-4 दिनों की और बात है, फिर तो मम्मी जी भी घर पर आ जाएँगी। निधि के भाई ने सुना तो उसे लगा कहीं निधि बुरा ना मान जाए, इसलिए उसने निधि को समझाया, देख निधि, तुझे तो पता ही है, घर की औरतों को कितना काम होता है और ऊपर से किसी और के अतिरिक्त काम पड़ जाएँ, तो कोई भी चिढ़ेगा ही।
इसलिए आज तेरी भाभी ने थोड़े से कड़े शब्द बोल दिए हैं, तू उसे दिल पर मत लगाना। पर सच्चाई तो यह है कि तेरी भाभी को बहुत काम रहता है और वह परेशान हो जाती हैं। ऊपर से यह अतिरिक्त काम का बोझ वह सहन नहीं कर पा रही हैं। तू ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तेरे आने से हमें कोई भी दिक्कत है। पर मेरी पत्नी यानी कि तेरी भाभी जो कुछ भी कह रही हैं, वह भी गलत नहीं है। माँ ने यह निर्णय लेने से पहले मुझसे या फिर मेरी पत्नी से एक बार भी नहीं पूछा। आखिर तेरी भाभी तो थक जाती हैं, उसे भी तो आराम की ज़रूरत होती है। भाई ने अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों से निधि को समझाने की कोशिश की, तो निधि ने बोला, हाँ भैया, मैं समझ रही हूँ। मैंने तो माँ को मना भी किया था, पर माँ ने ही ज़बरदस्ती की। मुझे पता है घर के काम करने में भी बहुत थकान होती है और मैं अपना अतिरिक्त बोझ भाभी पर भला क्यों डालूँ। चलो मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर रात के खाने की तैयारी भी करनी है। वह तो मम्मी ने कहा था कि दोपहर में जब तू खिचड़ी देने अपनी सास के पास जाया कर, तो उधर से यहाँ पर आ जाया कर, तो मैं आ गई थी। चलो कल से मैं नहीं आ रही, तुम लोग चिंता ना करो। वैसे भी 2-4 दिन की और बात है। यह बोलते-बोलते निधि की आँखों में आँसू आ गए, क्योंकि वह अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर नहीं आई थी, अपनी माँ के कहने पर आई थी और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उसके भाई और भाभी इस तरह से उसकी बेइज़्ज़ती कर देंगे। पर वह बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन लाख रोकने पर भी आँसू आँख में आ ही गए। निधि की माँ इतनी देर से यह सब बातें सुन रही थी और अब निधि की माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। वह बहुत ज़ोर से चिल्लाई, "वाह बेटा वाह! क्या बात कह दी तुमने! और बहू, तुझे शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए? याद है, आज से 8 साल पहले जब तेरे जुड़वा बच्चे हुए थे और तेरी डिलीवरी जिस अस्पताल में हुई थी, वह तेरे घर से बहुत दूर था और निधि के ससुराल के पास में था। निधि ने सारी ज़िम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। तेरे बच्चे ऑपरेशन से हुए थे। बहू तू 4-5 दिनों तक अस्पताल में थी। निधि ने तुम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी। वह तीनों टाइम का नाश्ता और खाना लेकर समय पर आ जाती थी। तेरे बच्चों को भी सँभाल लेती थी। तेरी बीवी का भी ख़्याल रखती थी। मुझे उसने अस्पताल में रहने नहीं दिया और अपने घर में रखा। तू भी उसके घर में जाकर नाश्ता और खाना करता था। निधि की इसी सास ने कितने प्यार से तेरी बीवी के लिए गोंद के लड्डू, पंजीरी आदि बनवा कर दिए थे और ढेर सारे मेवे भून कर दिए थे कि जुड़वा बच्चे हो गए हैं, बहू को ज़रूरत होगी, उसका शरीर मजबूत रहना ज़रूरी है। आपको घर जाकर यह सब बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 2-2 बच्चों को सँभालना आसान नहीं होता है। मैंने कितना मना किया था उन्हें, फिर भी उन्होंने ढेर सारे मेवे और मिठाइयाँ बना कर दे दी थी। जिसकी उस वक़्त तेरी बीवी को बहुत ज़रूरत थी। तेरी बीवी उनकी क्या लगती थी या तेरे बच्चे फिर उनके क्या लगते थे? और उन्होंने तो रिश्तेदार समझकर अपना फ़र्ज़ निभाया था ना। और उस वक़्त तो निधि ने नहीं सोचा था कि तुम दोनों की वजह से उसे अतिरिक्त काम का बोझ पड़ गया है। उसने तो तुम दोनों के लिए अपना दिन-रात एक कर दिया था और आज जब निधि को ज़रूरत पड़ी है, तो तुम लोग स्वार्थी बन रहे हो और स्वार्थी के साथ-साथ निधि का अपमान करने पर उतारू हो गए हो। उस बहन का अपमान जिसने हर कदम पर तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का साथ दिया है। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? और हाँ, कान खोलकर सुन लो, यह घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। निधि यहीं पर रहेगी, जब तक उसकी सास अस्पताल में है, वह अपने घर नहीं जाएगी और यहीं से वह अस्पताल जाएगी, अपनी सास के लिए खाना लेकर। पहले तो सिर्फ दोपहर के खाने की बात थी, अब तो तीनों वक़्त का खाना यहीं घर पर बनेगा और वह यहीं पर शिफ्ट भी हो जाएगी अपने बच्चों के साथ। जब तक उसकी सास अस्पताल में है, तुम लोगों को जो भी करना है कर लो, लेकिन यदि इस घर में रहना है, तो जैसा मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल वैसा ही होगा। इस पर निधि की भाभी ने बोला, तो मम्मी आप भी सुन लीजिए, निधि दीदी ने हमारे लिए किया है, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, पर यह उनका फर्ज़ था। क्योंकि वह इन बच्चों की इकलौती बुआ थी और हर बुआ अपने भतीजे-भतीजियों के लिए करती ही है। मैंने भी अपने भतीजों के लिए किया है, मैं भी वहाँ जाकर रही हूँ, लेकिन कोई अपने ननंद की सास के लिए अपने काम की ज़िम्मेदारी नहीं बढ़ाता है और मैं भी नहीं करने वाली हूँ। तो आपको जो भी करना है कीजिए, मेरे से यह सब कुछ नहीं होने वाला है और निधि दीदी ने जो भी हमारे लिए किया है, यदि हमें पता होता कि इतने साल के बाद वह इसका एहसान जताएँगी, तो हमने उनकी कोई मदद ही ना ली होती। मदद भी करो और एहसान भी जताओ,
वाह भाई वाह! हमने नहीं बोला था निधि दीदी को यह सब कुछ करने के लिए, उन्होंने तो अपने मन से ही किया था सब कुछ। अब तो निधि की माँ का गुस्सा और अधिक बढ़ चुका था। निधि को समझ में आने लगा था कि बात बिगड़ने लगी है। उसने अपनी माँ से बोला, "अरे माँ, क्यों परेशान हो रही हो? जैसे इतने दिन निकल गए, 3-4 दिन और निकल जाएँगे, मैं जा रही हूँ। तुम लोग मेरी वजह से आपस में लड़ाई मत करो। यदि मुझे पता होता कि इतना बवाल हो जाएगा, तो मैं कभी यहाँ आती ही नहीं।" इस पर माँ ने बोला, "नहीं, अब तू तो यहीं रहेगी। मेरी बहू ने खुद को इस घर की मालकिन समझ लिया है, क्योंकि मैंने उसे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी बनाकर रखा है। पर वह भूल गई कि इस घर की मालकिन आज भी मैं हूँ और उसकी बकवास बातों से मेरे ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यह वही बहू है, जिसे ननंद का एक वक़्त का खाना बनाना भारी लग रहा है, उस ननंद का जो हर वक़्त अपनी भाभी के लिए खड़ी रहती है, लेकिन मायके वाले हमेशा अपने लगते हैं, वही मायके वाले जिन्होंने इसका बच्चा होने पर झाँकना तक ज़रूरी नहीं समझा था, सीधा उसके पहले बर्थडे पर आए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर अभी जाएँगे और फिर बर्थडे या किसी अन्य उत्सव में भी जाएँगे, तो 2 बार उन्हें अपने नाती को गिफ्ट देना पड़ेगा और ऊपर से जुड़वा नाती, इतना हिसाब-किताब जोड़ कर रखने वाले अपने भाई-भाभी के लिए तो हर वक़्त एक टाँग पर तू खड़ी रहती है। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, यह घर निधि के पिताजी ने बनवाया है और इस पर निधि का भी उतना ही हक है, जितना कि तुम्हारा और तुम्हारे पति का है। तो निधि को किसी की इजाज़त की कोई भी ज़रूरत नहीं है इस घर में रहने के लिए। इस घर की 50% की हिस्सेदारी तो निधि की ही है और यदि मैं चाहूँ तो 100% की हिस्सेदारी भी हो जाएगी, क्योंकि यह घर अभी मेरे नाम पर है, तो मेरे से मत उलझो इस पर। निधि की भाभी ने बोला, "अच्छा माँ जी, आपने यहाँ तक भी सोच लिया है, तो ठीक है, फिर आगे के सारे काम भी अपनी बेटी से ही करवा लीजिएगा, हमसे कोई उम्मीद भी मत रखिएगा।" निधि को समझ में आ चुका था कि अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वह अपनी माँ को शांत करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन आज उसकी माँ तो शांत होने वाली ही नहीं थी। उसने निधि से बोला, "तुम चुप रहो, तुम्हें बीच में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं इन लोगों को इनकी औकात दिखाकर ही रहूँगी। इन लोगों ने पता नहीं अपने आप को समझ ही क्या रखा है। अरे बेटा, बहू है, तो क्या हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगे? हाँ बहू, तो तुमने क्या कहा कि मैं अपने सारे काम निधि से करवा लूँ? वैसे भी मेरे सारे काम वही करेगी, तुम दोनों से मुझे कोई भी उम्मीद ही नहीं है। तुम दोनों ने आज खुद ही अपनी असलियत दिखा दी है। तो अगर अब इस घर में रहना है, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना अपना-अपना सामान समेटो और निकलो मेरे घर से। कोई भी ज़रूरत नहीं है इस घर में रहकर मेरी सेवा करने की। यह सुनकर निधि के भैया-भाभी और निधि तीनों हैरान हो गए कि माँ ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर निधि की भाभी तो इकलौती बहू होने के घमंड में थी और खुद को घर की मालकिन भी मान चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि माँ गुस्से में ऐसा बोल रही हैं, उनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो उसने फिर से अपना ताव दिखाया और बोली, "अच्छा माँ, तो अपना क्रियाकर्म भी निधि से ही करवाएँगी क्या? ठीक है, मुझसे और मेरे पति से कोई उम्मीद भी मत रखिएगा।" अब तो बहू ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, जिसे सुनकर निधि को भी बहुत गुस्सा आ गया और निधि ने बोला, "भाभी, अपनी जुबान सँभाल कर बात करो।" भाभी ने बोला, "तुम हमारे घर के बीच में मत पड़ो।" अब तो निधि की माँ को भी समझ में आ चुका था कि उसकी बहू निरंकुश हो चुकी है और उसे इस बात का बहुत घमंड है कि वह उसकी इकलौती बहू है। निधि की माँ ने बोला, "ठीक है, अभी का अभी अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और मेरे घर से बाहर निकलो। और हाँ, मेरे क्रियाकर्म की चिंता करने की तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं इसका बोझ निधि के ऊपर डालूँगी, क्योंकि निधि की कोई भी गलती नहीं है और ना उसने इस घर पर कभी अपना हक जताया है। यह मेरी जिद है और तुम इस गुमान में मत रहना कि मेरा क्रियाकर्म नहीं होगा। क्या जिसका कोई नहीं होता, उसका क्रियाकर्म नहीं होता है? क्या कभी सुना है कि किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है? जिसका कोई नहीं होता है, सरकार या स्वयंसेवी संस्था उसका अंतिम संस्कार करवाती है। लेकिन हाँ, आज तुमने अपनी असलियत ज़रूर से मुझे दिखा दी है। चलो, समय रहते तुम्हें तुम्हारी असलियत तो मुझे दिख गई।
अब मेरे घर में तुम मुझे नहीं दिखनी चाहिए, तो तुरंत इस घर से निकलो और दोबारा से कभी इस घर की ओर देखने की कोशिश भी मत करना। निधि के भाई और भाभी को ऐसा होने की कोई भी उम्मीद ही नहीं थी। उन्हें तो लग रहा था कि माँ डर जाएगी और अपना फैसला बदल देगी, पर यहाँ पर तो दांव उल्टा ही पड़ गया था। अब उन्हें भी समझ में आ चुका था कि माँ से वह जितना अधिक उलझेंगे, उतना ही अधिक उनका नुकसान होगा। तो उन्होंने निधि के ऊपर जोर से चिल्लाया कि तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया ना, यही तो तुम चाहती थी, इस घर पर कब्जा करना, जो तुमने आज कर ही लिया है। निधि और उसकी माँ इस पर कुछ बोलने वाले थे, तभी निधि का पति अंदर आ गया, जो कि बाहर काफी देर से उनकी बातें सुन रहा था, और उसने बहुत जोर से चिल्लाकर निधि के भाई से कहा, हिम्मत कैसे हुई बीवी से मेरी इस तरह से बात करने की? अपनी औकात में रहो, आगे से कभी भी हिम्मत मत करना मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात करने की। मैं काफी देर से बाहर खड़ा था और तुम लोगों की बातें भी सुन रहा था, और यह भी देख लिया कि कितने नीच सोच के हो तुम दोनों मियाँ बीवी। अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द बोलने से पहले तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी बीवी के लिए तुम लोगों ने जो कुछ भी बोला, जिंदगी में दोबारा से बोलने की सोचना भी मत। माँ जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। निधि तो अपनी हक से पीछे हट रही थी, पर अब मैं कहता हूँ कि निधि यहीं रहेगी। उसका भी इस घर पर बराबर का हक है। देखते हैं कौन क्या कर लेगा। और रही बात इस घर की हड़पने की, तो साले साहब किस दुनिया में जीते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि निधि के पास तुमसे कहीं ज्यादा पैसा है और इस तरह के 4 घर खरीद सकती है? तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारे इस घर को हड़पने में अपना दिमाग लगाएगी? यह सब तुम जैसे छोटी सोच वाले लोगों के दिमाग में ही होता है। अब तुम लोग सुनो, मेरी पत्नी और अपनी माँ का जितना अपमान करना था तुम लोगों ने कर लिया। अब अगर चाहते हो कि और ज़्यादा बात ना बढ़े, तो चुपचाप से अपनी माँ और मेरी पत्नी से माफ़ी माँग लो। नहीं तो सुनो, मेरी माँ ने जो भी फैसला लिया है, उसमें हम उनके साथ रहेंगे। भगवान की दया से हमारे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, और ना हमें तुम्हारी कोई भी संपत्ति चाहिए। और हाँ, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अभी तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम अपना अलग घर खरीद सको। यह मत सोचना कि मैं अपने पैसे का घमंड दिखा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रहा हूँ। यह घर तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है, यह तुम भी जानते हो, और मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। यदि 2-4 दिन किसी के लिए खाना बनाना पड़ा, तो इतनी तकलीफ हो गई कि बात यहाँ तक बढ़ा दी। ननंद अगर भाभी के लिए करे तो वह ननंद का फर्ज है, और यदि भाभी को ननंद के लिए करना पड़ जाए तो वह भाभी के लिए बोझ है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे नियम है तुम्हारे तो। यह तो निधि की बेवकूफ़ी है कि वह सबके बारे में इतना सोचती है, नहीं तो आज के ज़माने में सब अपना-अपना लेकर ही चलते हैं। और यह भी निधि की बेवकूफ़ी है कि इतनी देर से वह तुम लोगों की बकवास बस सुने जा रही है। अगर उसकी जगह पर मैं होता, तो 2 मिनट भी नहीं लगता तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में। मेरे लिए मेरी माँ और मेरे बीवी बच्चे से बढ़कर कोई भी नहीं है, और इनका अपमान मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम दोनों तुरंत मेरी बीवी और अपनी माँ से माफ़ी माँगो, नहीं तो मैं अभी का अभी इस घर से चले जाओ। जैसा कि इस घर की मुख्य मालकिन माँ जी ने कहा, और इसमें मैं माँ जी के साथ में हूँ। निधि के भाई-भाभी को भी समझ में आ चुका था कि अब यदि उन्होंने ज़्यादा कर दिखाई, तो इसमें उनका अपना ही नुकसान है। उन्होंने चुपचाप से अपनी बहन और अपनी माँ से माफ़ी माँग ली। इसके बाद निधि के पति ने बोला, निधि चलो, हमें अपने घर चलना है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। मम्मी को मैं घर पर शिफ्ट कर रहा हूँ। साथ में 1 हफ्ते के लिए एक नर्स भी रहेगी, और डॉक्टर हर दूसरे दिन आकर चेकअप कर लेंगे और ज़रूरी दवाइयाँ भी दे देंगे। अब अब तुम्हें अस्पताल और घर पर भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तुम घर से ही मम्मी की देखभाल कर सकती हो, तो जल्दी से घर चलो, मैं माँ को अस्पताल से लेकर आता हूँ। तुम तब तक घर पर माँ के लिए तैयारी करो और उनका रूम ठीक कर दो। और उसके बाद निधि के पति ने अपनी सास से बोला, मम्मी जी, आज जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मेरा और निधि का आपसे कोई भी मनमुटाव नहीं है। मैं आज भी आपका दामाद हूँ, और मैं हमेशा ही आपका दामाद रहूँगा। आपको जब भी ज़रूरत पड़े, बस एक फ़ोन कीजिएगा, मैं और निधि हाजिर हो जाएँगे। आप कभी भी खुद को अकेला मत समझिएगा। आपका यह बेटा हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा, और आप बीच-बीच में आकर हमारे घर पर रह सकती हैं, क्योंकि बेटी का भी फ़र्ज़ है माँ की सेवा करना। आप यह मत सोचिएगा
कि मैं बेटी के घर पर कैसे जाऊँ? आपको तो मेरी माँ का नेचर पता ही है, उन्हें बहुत खुशी होगी आपके आने से। निधि की माँ ने बोला, हाँ बेटा, मुझे तो पता है, पर मैं तुम्हारी माँ के जैसी भाग्यशाली नहीं हूँ। ना मुझे ऐसी औलाद मिली, ना ही मुझे ऐसी बहू मिली, जिसे 2 दिन ननद को खाना खिलाना भारी पड़ गया, उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। चलो तुम लोग अब जाओ, तुम्हें अस्पताल से समधन जी को घर पर भी लाना है। मैं आती हूँ कल उनसे मिलने। और हाँ, तुम लोग यहाँ की कोई भी चिंता मत करना, इस घर की मालकिन मैं हूँ और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी, तुम लोग बेफ़िक्र होकर जाओ। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।